ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो आज़ाद कश्मीर में आपने वैसे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था, जो ताने बाने कुछ भारत से जुड़ते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह का भी इंप्रेशन आ रहा था कि शायद कोई सियासी जमात हमारी भी इन्वॉल्व हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, पीटीआई इन्वॉल्व हो सकती है सर आप, लेकिन इंडिया भी है और वो पीटीआई भी हो सकती है। कन्वर्ज हो गए वो इंटरेस्ट हैं कि ये डिस्टेबलाइज किया जाए आज़ाद कश्मीर को। सो ये शवाहिद हैं। नहीं, मेरा मतलब मैं ये नहीं कहता कि किसी साजिश के तहत कन्वर्ज हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज हो जाते हैं ना। राइट, बट ख्वाजा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बैक बेंच पे क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इसमें भी लगा कि इस पूरे प्रोटेस्ट को और सिचुएशन को कंट्रोल करने में सदर ज़रदारी ने एक पहला कदम जो है वो उठाया। और सदर ज़रदारी के साथ हमारी मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं कि उसके बाद उन्होंने ऐसा लगा कि क्यों लिया? ज़रदारी साहब सदर हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के सदर हैं, उनको लीड लेनी चाहिए, हर मामले में लीड लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब पर क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनको उनसे क्यों लेंगे? वो एडवाइस कर सकते हैं उनको। दैट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बट ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक डू यू थिंक एनी टाइम सून दे विल बी इन द कैबिनेट आल्सो? मेरी ख्वाहिश तो है, अब कब आते हैं मैं टाइम टेबल मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बाहर से बैठ के तो वो काफ़ी नहीं बिल्कुल हमारा तावन जो है वो 100% बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम जारी और सारी है। राइट। ख्वाजा साहब, बीच में जो जिक्र हुआ था और आपकी 3-4 रोज़ कबल जो पार्लियामेंट में जो तकरीर थी फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस पे बड़ा रिएक्शन ऑपोजिशन की तरफ से आया, आखिरी सवाल चाहिए तो तकरीर की जो कामयाबी है उसकी मेन जो उसका टच टोन है वो ये है कि ऑपोजिशन शोर मचाया। ऑपोजिशन ने काफ़ी शोर मचाया, गैर पार्लिमानी भी कहा कि कुछ अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आपका जो बुनियादी उस तकरीर का नुक्ता था कि आपने जहाँ पर कहा कि सदर अयूब की लाश को निकाल कर फांसी दी जाए, सवालात ये उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में कि जहाँ पर 9 मई से मुतालिक काबीना का इजलास हो, जिसमें सदर ज़ियाउल हक के एक डिक्टेटर के साहबजादे जो हैं वो उस कैबिनेट सेशन का हिस्सा वो तो नहीं थे ना उनके देखना, लेकिन गुड डिक्टेटर और बैड डिक्टेटर वाला गुड डिक्टेटर बैड डिक्टेटर तो ये भी तो बैठे हुए हैं ना। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो स्पेस शेयर की जा सकती है। मेरा मतलब है कि कहाँ आप लकीर लगाएंगे फिर? लेकिन फिर ये है कि उनका भी, मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट, बट जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी जो है वो सारी पार्टियों से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो पार्टी आप बता दें जो छोड़ी हो उन्होंने, वो एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हर चीज़ मिक्स हुई है ना। उसमें PMLN भी है, उसमें PTI भी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें शौकत अजीज़ भी है, उसमें मुशर्रफ भी है, उसमें इमरान खान भी है, नवाज शरीफ भी है। क्या खुदाई कसम टेक्निकलर फिल्म है ख्वाजा साहब, लेकिन जो ये बुनियादी आपकी तकरीर का नुक्ता था, इसमें आप चाहेंगे कि ज़ियाउल हक की लाश को भी निकाल के फांसी? देखें, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। ये बात मेरी बात उन्होंने स्टार्ट की थी। उन्होंने अपनी तकरीर में आर्टिकल 6 का कहा था लगाया जाना चाहिए। जब आर्टिकल 6 आप किसी के मतलब कहते हैं तो आप यू आर इम्प्लाइंग के ये फांसी की सज़ा होनी, मौत सज़ा होनी चाहिए। मेरे ऊपर लगाया उन्होंने, पीपल्स, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोक दें, मेरे ऊपर लगाया उन्होंने। शफकत महमूद साहब एक साहब होते थे, वज़ीर तालीम थे, पता नहीं कहाँ हैं आजकल कॉलम लिख रहे हैं दोबारा अपने वो बोर्ड थले आ गए ये ना। तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इंसिडेंटली मेरी उनके साथ ताल्लुकदारी जो है 1964 की है, उन्होंने उसका लिहाज ना किया, जिस किस्म के रिमार्क्स पास किए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आर्टिकल 6 की जो एक चीज़ जो क्या कहते हैं आप इम्प्लाई कर रहे होते हैं कि ये फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मैंने उसका जवाब दिया कि अगर आप ये मांग रहे हैं तो अपने दादे से पहले शुरू करें। दिस वाज माय रिप्लाई। मैंने ज़रा थोड़ा सा उसको एक्सपैंड किया, सियासत भी तो करनी होती है, तो मैंने उसको ज़रा एक्सपैंड किया फिर, क्योंकि दरवाज़ा तो उन्होंने खोला ना इस मुल्क में मिलिट्री इंटरवेंशन का। उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन का ना सिर्फ दरवाज़ा खोला बल्कि नज़रिया ज़रूरत के तहत लेजिटिमाइज भी करवाई, सोलमनाइज भी करवाई, जो है एक जो है वो वारदात जो है। और उसके बाद जो है आप 10 साल की तारीख जो है, मैं तो आई वॉज अडल्ट दैन, 1958 तो मैं तो अडल्ट नहीं था, आई वॉज 9 years old, लेकिन आई रिमेंबर द कू। और उसके बाद मेरे पास पहला पॉलिटिकल केस जो है दिसंबर 1964 में हुआ,
वो एक जलसे जुलूस में, मैं मादर मिल्लत के कदमों में बैठा हुआ था गोल बाग में उनके जलसे के अंदर। आई हैव दिस आई टेक प्राइड इन दैट तो ये उस वक्त कहाँ थे सर? ये जो और वो जो इंटरवेंशन का दरवाजा खुला वो अनफॉर्चुनेटली आज तक बंद ही नहीं हो पा रहा, जिसमें एक बड़ी भारी जिम्मेदारी जहाँ से ये ओरिजिन है उसका मंबा तो बंद करें ना। जिस बंदे ने ये सारी जो चीज़ स्टार्ट की पहले उसको तो सजा दें ना, एक सजा दिए दें, सिंबॉलिक ही है ना, सिंबॉलिक ही इज नॉट हेयर एनी मोर, ही इज गॉन, वो तो फौत हो चुके हुए हैं ना। उन्होंने जब चार्ल्स फर्स्ट का बेटा वापस आया फ्रांस से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे यादाश्त जो है जवाब दे, फ्रांस से वापस आया जब उसने टेक ओवर किया इससे क्रॉमवेल के बेटे से, तो उन्होंने मुकदमा चलाया और उन्होंने एक मुकदमा चलाया और उनकी उनको निकाल के बॉडी या जो भी था एग्ज्यूम करके उसको उन्होंने किया। सो सर ये सिंबॉलिक था। सो ज़ियाउल्लाह के लिए भी ये है। देखें ये जिन लोगों ने मिलिट्री इंटरवेंशन की है इस मुल्क में, कू किया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है अगर ये तो अयूब खान से स्टार्ट कर लें। सो अब इस तरफ आया जाएगा। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।